हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रतीक। प्रतीक होता किसका है? प्रतीक होता है तत्वों का। ठीक है, किसका होता है प्रतीक? तत्वों का प्रतीक लिखा जाता है, याद रखेंगे इस बात को। इसलिए इसको हम कहते हैं तत्वों के प्रतीक। ठीक है, या सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। बात ये आती है सर इतना छोटा सा टॉपिक है प्रतीक, इसके बारे में क्या पढ़ना? सर क्यों पढ़ा रहे हो प्रतीक के बारे में? तो कोई टॉपिक थोड़ी नहीं है, तो सिंपल से ये सब जानते हैं प्रतीक क्या होता है। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, प्रतीक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रतीक के बारे में क्यों? प्रतीक को पढ़ने से हमें ये नॉलेज होगी कि जैसे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वगैरह करे होंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आएगा हम लोगों के, और बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जैसे कभी कभी आता होगा कि सोडियम है तो ये सोडियम Na से क्यों लिखा जाता है? एस से लिखा जाना चाहिए, लेकिन Na से लिखा जाता है ना। और जैसे कि सोना होता है ना, सोना को गोल्ड कहते हैं इंग्लिश में, गोल्ड, तो गोल्ड को G से लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये AU से क्यों लिखा जाता है? बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो हम देखते हैं आखिर प्रतीक क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक तत्व ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन जो कितना बड़ा नाम है, हाइड्रोजन इतना बड़ा नाम है ना। इस हाइड्रोजन को अगर हम शॉर्टकट में लिख दें, हाइड्रोजन को कैसे लिख दें हम? शॉर्टकट में ऐसे लिख दें, बस बात खत्म। ठीक है, यदि हम किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में लिखें तो वो संक्षिप्त रूप ही उस तत्व का प्रतीक कहलाता है। समझ में आई बात? प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में लिखना ही प्रतीक कहलाता है। ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा नाम है, इस इतने बड़े नाम को हमने संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख दिया है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतीक कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो प्रतीक का मतलब क्या? सबसे पहले तो ये जानो, किसी तत्व के नाम को, इस तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है बेटा? लिखना ही प्रतीक कहलाता है। प्रतीक कहलाता है। ठीक है, आखिर हाइड्रोजन का संक्षिप्त में प्रतीक लिखा कैसे जाए, या क्लोरीन का प्रतीक लिखा कैसे जाए, या हीलियम का प्रतीक लिखा कैसे जाए? प्रारंभ में सबसे पहले प्रतीकों को लिखने की जो जानकारी दी थी वो हमारे लिए दी थी डाल्टन भाई साहब ने। ठीक है, डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले प्रतीक के बारे में जानकारी दी थी कि प्रतीक आखिर कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? डाल्टन ने। ठीक है, तो देखो डाल्टन ने क्या बताया था कि हमें कैसे प्रतीक लिखना है। जैसे डाल्टन ने कुछ तत्वों के प्रतीकों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया। कैसे प्रदर्शित किया, इस पॉइंट हम लिख लेते हैं। डाल्टन ने कुछ तत्वों को निम्न प्रकार, कुछ तत्वों के प्रतीकों को, है ना बेटा, कुछ तत्वों के प्रतीकों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया। देखो जो डाल्टन भाई साहब थे उन्होंने कुछ तत्वों के प्रतीक कैसे बताए, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं तत्व का नाम। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे उसका डाल्टन ने जो बताया था, डाल्टन का प्रतीक या डाल्टन प्रतीक, डाल्टन ने जो भी प्रतीक दिया है तत्व के बारे में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन की, तो देखते हैं कि इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में क्या कहा है। ठीक है बेटा, देखो जैसे कि सबसे पहले बात करें हम हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन। ठीक है, तो डाल्टन भाई साहब से उन्होंने हाइड्रोजन को कैसे प्रदर्शित किया उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए इन्होंने एक गोला बनाया इस टाइप से और बीच में एक पॉइंट टाइप का रख दिया। उन्होंने कहा यह हाइड्रोजन का प्रतीक है। समझ में आई बात? इन्होंने हाइड्रोजन का प्रतीक ऐसे बताया। उसके बाद हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन की, कार्बन एंड ऑक्सीजन की,
तो कार्बन के लिए उन्होंने कौन सा प्रतीक दिया? कार्बन के लिए उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं है, यूँ करो, ठीक है, इसको ब्लैक कर दो। उन्होंने इस गोले को ब्लैक कर दिया, ये कार्बन का प्रतीक बना दिया। ऑक्सीजन के प्रतीक के लिए ने क्या किया? एक गोला बना दिया, बोले ये ऑक्सीजन का प्रतीक है। तो ये काम कौन कर रहा था? ये प्रतीक कौन दे रहा था? शुरुआत में डाल्टन ने इस तरीके से प्रतीक दिए थे। तो डाल्टन ने जितने भी प्रतीक दिए थे तो उनके मैं आपके लिए नाम और सिंबल बता देता हूँ। देखो कंपटीशन एग्जाम में बेटा ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि डाल्टन प्रतीक, हाइड्रोजन का डाल्टन प्रतीक कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन का डाल्टन प्रतीक है। ठीक है, हम बात करें फास्फोरस की, कि फास्फोरस का क्या प्रतीक होता है? फास्फोरस की, तो बेटा फास्फोरस का जो प्रतीक होता है तो फास्फोरस, फिर हम बात करेंगे सल्फर की, ठीक है, सल्फर के बारे में उसके बाद बात करेंगे हम प्लेटिनम की, सल्फर के बाद देखेंगे हम प्लेटिनम। तो सबसे पहले देखो ये है फास्फोरस। तो इन्होंने क्या काम किया? इसमें इन्होंने ऐसे करके 3 लाइनें खींच दी। ये हो गया फास्फोरस का प्रतीक। जो सल्फर का प्रतीक था इन्होंने इसमें क्या काम किया? प्लस का चिन्ह बना दिया। ये हो गया सल्फर का प्रतीक। ठीक है, और देखते हैं जो उन्होंने दिए थे। तो जो तत्व का नाम है, तत्व का नाम, नेक्स्ट तत्व का नाम लेते हैं बेटा हम। फास्फोरस हो गया था ना, प्लेटिनम, प्लेटिनम आयरन कॉपर, प्लेटिनम आयरन कॉपर, प्लेटिनम आयरन कॉपर, ठीक है बेटा। तो देखो जो प्लेटिनम है इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया, गोला बनाया, पी बना दिया, ठीक है। आयरन है इन्होंने इसमें आई बना दिया, और जो कॉपर है इसमें इन्होंने सी बना दिया। इस तरीके से उन्होंने सिंबल को शो किया। उसके बाद देखेंगे हम सिल्वर, गोल्ड, लेड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, लेड और मरकरी, लेड एंड मरकरी। तो देखते हैं बेटा इनके सिंबल उन्होंने कैसे दिए। तो सिल्वर के लिए इन्होंने कैसे प्रदर्शित किया? सिल्वर के लिए इन्होंने इसमें बना दिया एस, बोले ये सिल्वर है, ठीक है। और गोल्ड के लिए उन्होंने क्या किया? गोल्ड के लिए स्पेस बना दिया इन्होंने, गोला बनाया, जी बनाया और ऐसे ऐसे करके लाइनें खींच दी। ये बन गया गोल्ड का सिंबल, ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग। और लेड का क्या काम किया है? इन्होंने गोला बनाया इस तरीके से और उसमें बना दिया एल, ये बन गया लेड का सिंबल। और जो मरकरी का था उस पर उसका तो स्पेशली डिजाइन बनाया था, ये मरकरी के सिंबल। तो इतने सारे जो सिंबल थे ये दिए थे अपने डाल्टन भाई साहब ने। आ रही है बात समझ में? लेकिन खास बात ये है, तो बेटा समझ में आ रहा है, ये डाल्टन के सिंबल हैं, डाल्टन के दिए गए तत्वों के प्रतीक हैं, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्टिव में छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, जैसे कहा जाता है कि निम्न में से प्रतीक होता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक हो, निम्न में से प्रतीक होता है, प्रतीक होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है बेटा, निम्न से प्रतीक होता है, तो पहला लिखा होता है परमाणु का, दूसरा अणु का, तीसरा तत्व का, चौथा यौगिक का। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो लगा देंगे परमाणु पे, लेकिन ये गलत है। प्रतीक किसका होता है? प्रतीक होता है तत्व का। समझ में आ रही है बात? ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे। ये तो नॉर्मल बातें हैं, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मोल कॉन्सेप्ट भी यहीं से बनेगा। मोल कॉन्सेप्ट का क्या है वो समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार जो डाल्टन भाई साहब थे उन्होंने सिंबल दिए थे, इतने तत्वों के सिंबल उन्होंने दिए थे, तो इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, डाल्टन ने ये सिंबल दिए हैं, जो प्रतीक दिए हैं तत्वों के, इनके लिखने का कोई भी नियम नहीं था। उन्होंने अपने हिसाब से जैसे मन में आया वैसे उन्होंने प्रतीक बना करके दे दिया। अब तत्वों की खोज होती हुई चली गई, तो उनसे कहा गया बताओ सिंबल कैसे बनेंगे, तो ये और चकरा गए, फिर ये दिक्कत में आ गए और फिर ये सिंबल के बारे में बता ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतने सिंबलों को याद करना बहुत कठिन हो रहा था। फिर क्या हुआ, इनका ये रूल बिल्कुल फेल होने लगा। फिर आई तत्वों के लिखने की नई प्रणाली, नया मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बर्जीलियस ने दिया है।
ठीक है, और बर्जीलियस ने 1814 में दिया है वो सिस्टम। जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं वो वाले सिस्टम की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो मज़ा आ रहा है बेटा प्रतीक पढ़ने में? ठीक है, प्रतीक के बारे में देखो इग्नोर मत करना है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को बेटा, क्योंकि अगर आप ये प्रतीक के लेक्चर देख लेंगे ना, पूरा प्रतीक के बारे में पढ़ लेंगे तो आपके मन में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरी बात, मूल कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आता है। और तीसरी बात ये समझ में आएगा कि प्रतीक का मतलब क्या होता है, रियल मतलब आपको बिल्कुल लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, डाल्टन के इन प्रतीकों का, डाल्टन के इन प्रतीकों को लिखने का कोई भी नियम नहीं था, नियम नहीं है। ठीक है, और इनको समझना भी आसान नहीं है। ठीक है, नियम नहीं है और इनको समझना भी आसान नहीं है। समझ में आई ये बात बेटा? इसीलिए इनका जो डाल्टन का नियम लिखने का तरीका था, डाल्टन जो नियम दिए, जो मतलब दिए थे सिंबल, ये अमान्य रहे। ठीक है, लेकिन डाल्टन के प्रतीकों का ऐतिहासिक महत्व जरूर है, ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है बेटा, डाल्टन के प्रतीकों का केवल क्या रह गया है, इतिहास में महत्व रह गया भैया, ऐसे स्टार्टिंग हुई थी, ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है किन प्रतीकों का ऐतिहासिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आ जाएगा डाल्टन के प्रतीकों का, बर्जीलियस के प्रतीकों का, या जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं नए प्रतीक उनका, या सभी का। तो किसका उत्तर होना चाहिए? डाल्टन के जो प्रतीक हैं उन्हें कहा, उनको ऐतिहासिक महत्व दिया गया है। ठीक है, देखो कंपटीशन के क्वेश्चन बिल्कुल कहते हैं बाल की खाल निकालना, वैसे निकलते हैं एक एक लाइन से। तो जहाँ से कंपटीशन क्वेश्चन बनने लायक है वहाँ से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। खैर, अब बात करते हैं मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम क्या है? प्रतीक को लिखने का मॉडर्न तरीका क्या है, नया जमाना क्या है। ठीक है, तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, देखो वास्तव में ना लिखा हुआ इतना सा होता है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल। सिर्फ प्रतीक वर्ड यूज किया जाता है। क्या? सिर्फ प्रतीक, तत्वों का प्रतीक नहीं, सिर्फ प्रतीक। मैं तत्वों का प्रतीक क्यों लिखा पढ़ा हूं यहाँ पर? इसलिए लिखा पढ़ा हूं कि आपको यह समझ में आ जाए कि जो प्रतीक होता है वो तत्व का लिखा जाता है, ना कि परमाणु का, अणु का या यौगिक का। ठीक है, इसके बारे में क्लियरिटी आपको लास्ट तक आएगी वीडियो में। समझ में आ रही बात? तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंबल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ हम सिंबल। क्या लिखेंगे हम? मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल। ठीक है, इसका मतलब है प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली, प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली। आखिर आधुनिक सिस्टम क्या है प्रतीकों को लिखने का? कैसे ये सोडियम का नाम कैसे कैसे लिखा जाता है, या कैसे हाइड्रोजन का नाम H से लिखा जाता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रतीकों को लिखने का जो नया सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम है, वो बर्जीलियस ने 1814 में
दिया है। ठीक है, इस मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? इस मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो भी हमें तत्व का नाम लिखना है, उस तत्व का अंग्रेजी का जो नाम होता है उसका कैपिटल लेटर को पहले लिखा जाता है प्रतीक के रूप में। ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज को। तो पहले पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, क्योंकि आपको नोट्स भी बनवाने हैं ना, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं अच्छे से। प्रतीकों को लिखने का, ठीक है बेटा, प्रतीकों को लिखने का, प्रतीकों को लिखने का मॉडर्न सिस्टम, ठीक है, प्रतीकों को लिखने की मॉडर्न सिस्टम, प्रतीकों या प्रतीक लिखने के लिए, ठीक है बेटा, या प्रतीक लिखने का मॉडर्न सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम चल रहा है ना अभी, ये वाला मॉडर्न सिस्टम किसने दिया था? सिस्टम जे वर्जीलियस ने कब दिया था बेटा? ये जे वर्जीलियस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सही से मैं लिख देता हूँ, जे वर्जीलियस। पर तुम सोचोगे पता ना क्या क्या लिख रहे हैं जे यार। जे वर्जीलियस ने 1814 में दिया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतीकों को लिखने का नया सिस्टम किसने दिया है? जे वर्जीलियस ने दिया है 1814 में। ठीक है, तो इस मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? इस मॉडर्न सिस्टम के अनुसार, इस मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी भी तत्व का हमें अगर नाम लिखना है तो किसी भी तत्व का हमें प्रतीक लिखना है। ठीक है, तो उस तत्व का जो अंग्रेजी का नाम होता है तो उसका पहला कैपिटल लेटर को ही हम प्रतीक कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। तो सबसे पहला नियम, पहली बात कही गई है इसमें कि दो समझ भी लो थोड़ा सा पहले। ठीक है, जैसे कि बेटा मान लीजिए हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो उन्होंने कहा हाइड्रोजन का भैया एच ले लो। हाइड्रोजन एक तत्व का नाम है तो इसका पहला अक्षर ले लो तो इसको प्रतीक कहेंगे। किसने कहा? ये कहा अपने भाई साहब जो हैं वर्जीलियस जी ने। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतीक की फॉर्म में। ठीक है, और बोरॉन को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नाइट्रोजन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्जीलियस ने कहा कि तत्व का जो नाम है ना, तो उसका जो इंग्लिश वाला नाम है, इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ नाम है, उसका जो पहला कैपिटल लेटर है, जैसे एच हो गया, इसका प्रतीक ओ हो गया, इसका प्रतीक बी हो गया, इसका प्रतीक कार्बन हो गया, इसका प्रतीक एन हो गया, इसका प्रतीक। इन्होंने कहा कि जो तत्व होता है उसकी अंग्रेजी भाषा का जो कैपिटल लेटर होता है, पहला कैपिटल लेटर को ही हम प्रतीक कहते हैं या प्रतीक के रूप में वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहली बात क्या गई कि तत्व के अंग्रेजी में जो नाम होता है उसका प्रथम कैपिटल लेटर, ठीक है, या फर्स्ट कैपिटल लेटर, उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर प्रतीक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये यूज किया जाएगा, ऐसे कहते किया जाएगा। इन्होंने ये बात कह दी, उन्होंने कहा देखो जो तत्व है और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है उसका नाम, तो उसका जो कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर है, वो ही
प्रतीक के रूप में यूज किया जाएगा। पहली बात उन्होंने ये कही थी। तो इस तरीके से देखो कुछ प्रतीक होते भी हैं अपने, ठीक है। दूसरी बात कही थी, अगर तत्व के नाम रिपीट हो रहे हैं, तत्व के जो प्रतीक रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, तो हम उसका पहला कैपिटल लेटर ले लेंगे और सेकंड उसका स्मॉल लेटर लेंगे, ठीक है। सेकंड बात उन्होंने देखो क्या कही है। सेकंड बात समझने के लिए आपको थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है बेटा। चलो मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ, फिर बोर्ड बाद में आप साफ कर लेंगे। देखो दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, इन्होंने कहा है कि अगर तत्वों के नाम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह है, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम है और आर्गन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, आर्गन है, एल्युमिनियम है, आर्गन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, ए से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसका हम कैपिटल लेटर ले लेंगे और इसके बाद वाला एक स्मॉल लेटर ले लेंगे, तो ये AL हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो इन्होंने क्या कहा, हम क्या कहा, एक बड़ा लेटर और एक स्मॉल लेटर, ठीक है। ब्रोमीन है, मैग्नीज है, मैग्नीज, तो मैग्नीज का हमें नाम लिखना है, तो एक बड़ा कैपिटल लेटर M और स्मॉल G, मैग्नीज। नियॉन है, नियॉन, नियॉन, NEON, नियॉन, तो नियॉन के लिए इन्होंने कहा NE, तो बेटा कैपिटल लेटर, इसके बाद एक स्मॉल लेटर। हीलियम, तो हीलियम का नाम इन्होंने कैसा रखा, हीलियम, तो यहाँ पे बेटा देखो H और स्मॉल E, समझ में आ रहा है। उन्होंने सेकंड पॉइंट कहा कि अगर तत्व के नाम का जो पहला लेटर है वो रिपीट हो रहा है, तो आप क्या काम कीजिए, तत्व का अंग्रेजी का पहला कैपिटल लेटर ले लीजिए, उसके बाद वाला कोई एक स्मॉल लेटर ले लीजिए, तब तत्व का प्रतीक बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं। और देखो जरा, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है बेटा, देखो इन्होंने दो जितना उन्होंने बताया था तो मैं आपके लिए बताते हुए चल रहा हूँ। सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए उन्होंने SI से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और आर्गन के लिए, आर्गन, आर्गन के लिए उन्होंने AR से रिप्रेजेंट किया बेटा। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम के लिए उन्होंने CA से रिप्रेजेंट किया। उसके बारे में बात करते हैं मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, ऊपर वाला बेटा वो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये गलत लिख गया है, मैग्नीशियम, ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को और मैग्नीज को MN से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीज को बेटा देखो M और N, M और N, मैग्नीज को MN से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निकल की, निकल, निकल के लिए उन्होंने NI से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट में पहले इधर से लिखे, फिर इधर लिखे, अब तीसरे सबके मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो इन्होंने क्रिप्टॉन लिखा, क्रिप्टॉन के लिए उन्होंने कहा ये KR से लिखा जाएगा, कैपिटल K स्मॉल R। उसके बाद देखेंगे बेरियम, इसको उन्होंने BA से रिप्रेजेंट किया क्योंकि B पहले आ गया था। उसके बाद कोबाल्ट, ये CO से आ गया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर तत्वों के नाम में पहला लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो आप क्या काम कीजिए, पहला कैपिटल लेटर ले लीजिए और एक इसके आगे वाला स्मॉल लेटर ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा है अपने सिस्टम में, तो देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहा गया है यदि तत्वों के नाम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यदि कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, यदि कई तत्वों के नाम, यदि कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, तब क्या करना है हमारे लिए, एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं तब, इस केस में तत्व का नाम का पहला कैपिटल लेटर, इस केस में तत्व के, तब इस केस में, तब इस केस में तत्व के नाम का पहला कैपिटल लेटर, ठीक है, पहला कैपिटल लेटर। उसके बाद में क्या करना है, पहला कैपिटल लेटर और इसके आगे वाला
और इसके आगे वाला स्मॉल लेटर ले लेते हैं, ठीक है बेटा। स्मॉल लेटर जोड़कर, स्मॉल लेटर जोड़कर प्रतीक बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ तत्वों के जो नाम हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, उसमें C और L आता है, तो समझ सकते हो। क्रप्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो गए इस पॉइंट के, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। कहो सर जी ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताओ कि वो कहाँ गए? आपने कहा था सोडियम S से क्यों नहीं लिखा जाता है, N से क्यों लिखा जाता है ना। पोटेशियम P से क्यों नहीं लिखा जाता, K से क्यों लिखा जाता है? सर जी वो समझाओ ना। देखो उनके बारे में समझा जाएगा, वो है तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमने प्रतीक लिखे हैं ना, ये जो सारे प्रतीक हैं ये इंग्लिश भाषा के से लिए गए हैं, लेकिन कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो लैटिन भाषा से भी लिए गए हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तभी आपको समझ में आएगा। वो तीसरा पॉइंट है इसका, ठीक है बेटा। तो देखेंगे देखो, कुछ तत्वों के नाम लैटिन नामों से, कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं वो लैटिन नाम से लिए गए हैं, जिन्हें हम नीचे प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन भाषा से लिए गए हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा से लिए गए हैं बेटा, लैटिन भाषा से लिए गए हैं, लिए गए हैं, ठीक है। जिन्हें नीचे टेबल में प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें नीचे प्रदर्शित किया गया है, नीचे टेबल में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो देखो, सामान्यतः हम कहते हैं सोडियम, ठीक है। सामान्यतः हम क्या कहते हैं? सोडियम, लेकिन लैटिन भाषा में उसको कहा जाता है नेट्रियम। क्या आता है? नेट्रियम। इसके लिए इसीलिए उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, ठीक है। देखो सामान्य नाम देखते हैं, तत्व का सामान्य नाम, प्रतीक फिर देखते हैं लैटिन नाम, ठीक है। तो जैसे सामान्य तत्व का नाम क्या है? तत्व का नाम, फिर प्रतीक देखते हैं इसका, और फिर देखते हैं उसका लैटिन भाषा में नाम क्या है, ठीक है। लैटिन भाषा में उसका नाम क्या है बेटा। जैसे सामान्यता देखो, हम बात करने वाले हैं सोडियम, पोटेशियम, आयरन, काफ़ी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम के बारे में बेटा। सोडियम है, सोडियम को सामान्यता Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इंग्लिश की भाषा, उसको लैटिन की भाषा में क्या कहते हैं वो हम आपको समझाएंगे। सोडियम हो गया, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम, पोटेशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, P से तो रिप्रेजेंट करते नहीं है। इनकी बात तो गलत सिद्ध हो रही है। जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी का वर्णमाला का जो पहला अक्षर होगा उसको ये प्रतीक मान लेते हैं, गलत सिद्ध नहीं हो रही, सही सिद्ध होगी। अभी समझाएंगे सही कैसे सिद्ध होगी, ठीक है। पोटेशियम हो गया बेटा। उसके बाद देखते हैं हम आयरन। तो आयरन को I से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, लेकिन हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखते हैं सिल्वर। सिल्वर को हम चांदी भी कहते हैं, तो इसको हम G से रिप्रेजेंट करें, जबकि हमें S से करना चाहिए। ये क्वेश्चन है नहीं है। गोल्ड, तो गोल्ड के लिए G से रिप्रेजेंट किया चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं? AU से प्रदर्शित करते हैं। और मरकरी, मरकरी, मरकरी बेटा, मरकरी को M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम HG से करते हैं। क्या कारण है? और लेड, बेटा लेड को L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम PV से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो टिन है ना, टिन, तो टिन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि T से रिप्रेजेंट किया चाहिए। कॉपर, जो कॉपर है उसको हमें CO से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन हम CU से प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ तत्वों के नाम मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। जितना आपके बुक्स वगैरह में दिया हुआ है, आपके 9th 11th स्टैंडर्ड की बुक्स में जितना दिया हुआ है मैं सारा बता रहा हूँ, कंप्यूटर लेवल तक का जितना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि अब देखते हैं इस प्रतीक का लैटिन नाम क्या होगा। आखिर ये इसका नाम सोडियम क्यों रखा गया?
जैसे कि बात ये है बेटा, जब सोडियम इसका नाम है तब इसे एस से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया गया, इसे Na से प्रेजेंट क्यों किया गया? क्योंकि इसका लैटिन भाषा में नाम जो है, लैटिन भाषा में जो नाम जो है वो नाइट्रियम होता है, इसलिए इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसका नाम? नाइट्रियम। NaTrUm, इसको बोलते हैं नाइट्रियम। नाइट्रियम, ठीक है, समझ में आया इसका नाम नाइट्रियम। जो के है, के का फॉर्म होता है कैलियम। कैलियम कहते हैं ना इसको, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? कैलियम। कैलियम। उसके बाद देखते हैं Fe का मतलब होता है फेरम। क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में इसको, लैटिन भाषा में? फेरम। फेरम, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसको? फेरम। और Ag को बोलते हैं अर्जेंटम। 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 अर्जेंटम, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं एरम। अरम, क्या बोलते हैं इसको बेटा? अरम बोलते हैं, ठीक है, AURUM, और औरम, औरम बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो मरकरी, इसका तो बहुत ही इसको तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मरकरी का। मरकरी को बोलते हैं हाइड्रागायरम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम, तो यहाँ से एस लिया गया, यहाँ से जी, ठीक है, हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम, ठीक है, हाइड्रागायरम। और उसका बेटा प्लम्बम, PB का मतलब होता है प्लम्बम, कहते हैं उसको लैटिन भाषा में, क्या कहते हैं इसको हम? प्लम्बम। प्लम्बम, ठीक है। और बेटा टिन को बोलते हैं स्टेनम। क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में? स्टेनम, ठीक है, स्टेनम। तो यहाँ से एस और एन लिया गया है, और उसको बोलते हैं हम, स्टेनम हो गया वो, उसको बोलते हैं क्यूप्रम। CUPRUM, क्यूप्रम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेनम। तो ये लैटिन भाषा में इतने सारे उन्होंने नाम इस तरीके से बताए थे, ठीक है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो कि जर्मन भाषा से भी लिए गए हैं, ठीक है। कुछ नाम कहाँ से है बेटा? जर्मन या ग्रीक भाषा से भी लिए गए हैं। और जो कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं, जो कुछ तत्वों के प्रतीक कहाँ से लिए गए हैं? जर्मन और ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। और कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं वो खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर भी लिए गए हैं। जैसे का नाम आता है मेंडलीवियम, तो वो मेंडलीव के नाम के आधार पर MD बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो नाम लिखे जा रहे हैं बेटा, वो IUPAC उनको अप्रूवल दे रही है, स्वीकृति दे रही है, वही नाम लिखे जा रहे हैं। फिलहाल इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सोडियम को Na से प्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं नाइट्रियम, इसलिए Na से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम को P से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते, K से क्यों करते हैं? क्योंकि इसको बोलते हैं कैलियम, ठीक है। आयरन को I से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते, F इसको बोलते हैं फेरम, ठीक है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको नोट कीजिएगा आप लोग। लेक्चर तो बड़ा हो ही रहा है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको। अभी हम बताएंगे कि प्रतीकों का महत्व क्या है, प्रतीक हमें किन किन बातों की जानकारी देती है, आखिर मोल कॉन्सेप्ट का इसमें क्या महत्व है, बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं अभी हम आपके लिए, ठीक है। कि अगर ये प्रतीक जो है परमाणु को प्रदर्शित नहीं करते हैं तो परमाणु को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इन सारी बातों के जवाब इसी लेक्चर में दिए जाएंगे आपके लिए, ठीक है। लेक्चर बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी, ध्यान रखना। देखेंगे, देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट। कुछ तत्वों के नाम जर्मन एवं ग्रीक भाषा से भी लिए गए हैं। लिख लो बेटा, पॉइंट अपने आप लिखो। कुछ तत्वों के नाम उनके जर्मन एवं कुछ तत्वों के प्रतीक, बेटा नाम नहीं, प्रतीक, ठीक है। कुछ तत्वों के प्रतीकों को जर्मन एवं ग्रीक भाषा के नामों से भी लिया गया है। कुछ तत्वों के प्रतीकों को जर्मन एवं ग्रीक भाषा के नामों से भी लिया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट देखेंगे बेटा।
कुछ तत्वों के प्रतीक उनके खोजकर्ताओं के आधार पर, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर लिए गए हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखो बेटा, जैसे कि MD, ठीक है, ये किसके आधार के, ये किसके नाम के ऊपर रखा गया है, ये खोजा गया नया तत्व है, इसको बोलते हैं मेंडलीवियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ठीक है, मेंडलीवियम। तो मेंडलीवियम किसके नाम पे रखा गया, इसका नाम खोज करता है इसके मेंडलीव। ठीक है बेटा, कौन है इसके, मेंडलीव खोज करता है, मेंडलीव के नाम के आधार पर इसे मेंडलीवियम कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ तत्वों के प्रतीक जो हैं आजकल जो है खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर भी उसके प्रतीक रखे गए हैं। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में जो भी नाम लिखे जा रहे हैं तत्वों के, वो IUPAC जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल दी जाती है। ठीक है, आज के समय में खोजे गए तत्वों के नामों को स्वीकृति जो है वो IUPAC देती है कि क्या नाम रखा जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम महत्व की बात करेंगे, प्रतीक का महत्व क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बेटा, आजकल खोजे गए, आजकल खोजे गए तत्वों के नामों की स्वीकृति, अपना नाम लिखो बेटा, लिखो, आजकल खोजे गए तत्वों के नामों की स्वीकृति, आजकल खोजे गए तत्वों के नामों की स्वीकृति IUPAC प्रदान करती है, IUPAC प्रदान करती है, IUPAC प्रदान करती है। अब उसकी बात करेंगे जिसके लिए लेक्चर मैंने कहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थात हम बात करने वाले हैं प्रतीकों के महत्व के बारे में। ठीक है, कि प्रतीकों का आखिर महत्व क्या है, प्रतीकों का महत्व, इस पर हम चर्चा करेंगे, प्रतीकों के महत्व के बारे में। जो तत्व का प्रतीक होता है वो हमें कई चीज़ों की जानकारी देता है, कई चीज़ों की। ठीक है, किन किन चीज़ों की जानकारी देता है, देखो बहुत जानकारी देता है। देखो बेटा, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम क्या है, ये सोडियम क्या है, ये क्या है बेटा, ये एक प्रतीक है, ये क्या है, एक प्रतीक है, ये क्या है, सोडियम एक प्रतीक है, सोडियम एक प्रतीक है, ये क्या है बेटा, प्रतीक है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रतीक हमें क्या जानकारी देता है, ये जानकारी देता है, क्या जानकारी देता है, ये जानकारी देता है परमाणु में उपस्थित, मतलब तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की। ठीक है, सोडियम जो है, ये जो प्रतीक जो है वो हमें जानकारी देता है एक मोल सोडियम परमाणु की, सोडियम परमाणु। ठीक है, एक मोल सोडियम परमाणु की। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया बेटा? देखो ऐसा समझो, जैसे किसी का प्रतीक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रतीक, हमें प्रतीक जानकारी किस किस चीज़ की देता है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतीक है वो हमें जानकारी देता है कि इस प्रतीक के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, प्रतीक क्या है, प्रतीक ऐसा समझ सकते हो बेटा कि प्रतीक एक पेड़ है, किसका पेड़ है, परमाणुओं का, जिस पर फिक्स संख्या में परमाणु आते हैं। प्रतीक क्या है, एक पेड़ है परमाणुओं का। तो देखो प्रतीक जो है, प्रतीक पर कितने परमाणु होते हैं, प्रतीक में कितने परमाणु होते हैं, तो वो होते हैं 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, या प्रतीक होता क्या है, प्रतीक बेसिकली होता है परमाणुओं का ढेर, परमाणुओं का ढेर होता है इस तरीके से। परमाणु क्या होता है, परमाणुओं का ढेर होता है प्रतीक, ढेर। एक मोल कहते हैं ढेर को, क्या बोलते हैं बेटा, एक मोल, एक ढेर क्या बोलते हैं, एक मोल, उसको प्रतीक कहा जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, प्रतीक क्या है, परमाणुओं का ढेर है। अरे बात समझ में, तो ढेर को बोलते हैं हम साइंस की भाषा में मोल। ठीक है, तो प्रतीक एक मोल परमाणु को प्रदर्शित करता है, एक मोल परमाणु को प्रदर्शित करता है।
प्रतीक किसे प्रदर्शित करता है बेटा? एक मोल परमाणु को प्रदर्शित करता है। एक मोल का मतलब हो गया एक ढेर परमाणु। कितना? एक ढेर। एक मोल का मतलब होता है एक ढेर परमाणु। एक ढेर परमाणु को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, प्रतीकों का जो एक ढेर होता है, एक ढेर में कितने परमाणु होते हैं इस बारे में बात करें तो जो प्रतीक होता है उसके एक ढेर में, ठीक है बेटा, प्रतीक के एक ढेर में अर्थात एक मोल में 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? कहीं प्रतीक लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ है वहां पे परमाणु कितने हैं उसके? 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तीसरी बात, बेटा नहीं समझ में आता हो फिर समझाऊंगा आपके लिए, देखते रहो वीडियो के लिए। तो प्रतीक का मतलब क्या है? कहीं प्रतीक लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसमें एक मोल परमाणु को प्रदर्शित करता है। एक मोल परमाणु का मतलब ये एक ढेर परमाणुओं के ढेर को प्रदर्शित करता है। और उस ढेर में कितने परमाणु हैं? उस ढेर में 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु होते हैं, ठीक है। और ये प्रतीक जो है वो एक मोल परमाणुओं के जो द्रव्यमान होता है उसको भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रतीक जो है वो एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये एक मोल, ठीक है, ये सीधी बात कहें, प्रतीक जो है परमाणु के द्रव्यमान या परमाणु भार भी कह सकते हो बेटा, परमाणु भार को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब समझो इस चीज को थोड़ा डिटेल से। देखो बेटा, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है सोडियम का प्रतीक लिखा हुआ है Na, सोडियम का कहीं प्रतीक लिखा हुआ है Na, ठीक है, Na लिखा हुआ है। तो Na लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे सोडियम का एक ही परमाणु है। तो Na का मतलब हुआ कि यहां सोडियम के एक मोल परमाणु है। कितने हैं बेटा? यहां पर एक मोल सोडियम के परमाणु हैं। एक मोल सोडियम के परमाणु हैं। और एक मोल सोडियम में कितने अणु होते हैं? एक मोल सोडियम में कितने परमाणु होते हैं बेटा? देखो, जो सोडियम जो है, सोडियम का मतलब है, सोडियम यहाँ के क्या है? सोडियम का एक ढेर है, सोडियम का क्या है? एक ढेर है जिसे हम कहते हैं एक मोल। सोडियम का क्या है? ये एक ढेर जिसे हम कहते हैं एक मोल, ठीक है। और इस ढेर में कितने सोडियम के परमाणु होते हैं? 6.022 गुणे 10 की घात 23 सोडियम के परमाणु होते हैं इस ढेर में। एक मोल में या एक ढेर में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर इनका हम द्रव्यमान लिखना चाहें सोडियम का, तो सोडियम का द्रव्यमान वैसे जनरली कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं वायर कितना होता है? आवर्त सारणी में दिया होता है 23। कितना दिया होता है इसका? 23, ठीक है। अगर बेटा 23 दिया हुआ है, 23 AMU लिखते हैं, 23 AMU, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है इसका मतलब? एटॉमिक मास यूनिट। अगर सोडियम का भार लिखा हुआ है 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सोडियम परमाणु का भार लिखा हुआ है। क्या है ये? मतलब जो Na है, ये जो तत्व का प्रतीक जो है, ये 23 AMU मतलब सोडियम के परमाणु भार को भी प्रदर्शित कर रहा है। AMU में अगर प्रदर्शित कर रहा है तो एक परमाणु का भार है। ये क्या है बेटा? एक परमाणु का भार है। एक परमाणु का भार प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप लिख दें, यहाँ पर 23 ग्राम, AMU क्या लिख दें? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम का मतलब हुआ ये एक मोल परमाणुओं का भार प्रदर्शित करता है। किसका?
1 मोल परमाणु, और 1 मोल परमाणु कितने होते हैं? 1 मोल परमाणुओं का भार प्रदर्शित करता है। ग्राम में लिखा है तो बेटा क्या है? 1 मोल परमाणुओं का भार प्रदर्शित करता है। और 1 मोल परमाणु कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं को प्रदर्शित करता है। इतने परमाणुओं के भार को प्रदर्शित करता है। परमाणु के भार, ठीक है, इसका भार प्रदर्शित करता है बेटा ग्राम में अगर लिखा हुआ होता है। समझ में आ रहा है कि एक प्रतीक क्या क्या प्रदर्शित करता है? अब आप कहो सर जी कि एक प्रतीक एक परमाणु को प्रदर्शित नहीं करता है क्या? अरे भैया, जब एक प्रतीक परमाणु के ढेर को प्रदर्शित कर सकता है, इतने परमाणु को प्रदर्शित कर सकता है, तो क्या इन परमाणु के ढेर में एक परमाणु नहीं होगा? होगा ना। तो एक प्रतीक एक परमाणु को भी प्रदर्शित करता है और 1 मोल परमाणु को भी प्रदर्शित करता है। 1 मोल परमाणु का मतलब वो परमाणु के ढेर को, इतने सारे परमाणु होते हैं एक प्रतीक के अंदर, ठीक है? समझ में आ रही बात? इनको बोलते हैं, परमाणु संख्या को बोलते हैं 1 मोल परमाणु, एक ढेर परमाणु, ठीक है? और एक ढेर जो परमाणु का वजन जो होता है वो होता है 23 ग्राम। अगर हम कहें इसके अंदर एक परमाणु है तो एक परमाणु का वजन जो होता है वो होता है 23 AMU। समझ में आया प्रतीक का कितना बड़ा महत्व है? ये मोल कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। मोल का मतलब क्या हुआ? परमाणुओं का ढेर। और परमाणु के ढेर कौन प्रदर्शित करता है? एक तत्व, ठीक है? तो प्रतीकों का महत्व में आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है? और तुम चाहो थोड़ा सा हिंदी लिखना तो चाहो तो लिख लो। लिखो बेटा, किसी तत्व के प्रतीक से हमें तत्व से संबंधित निम्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है? किसी प्रतीक से संबंधित किसी तत्व के प्रतीक से संबंधित हमें निम्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है? पहली सूचना क्या प्राप्त होती है? पहली सूचना हमें ये प्राप्त होती है, ठीक है? चाहो तो हिंदी लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ बेटा, चाहो तो लिख लो इन बातों को हिंदी भाषा में। पहली सूचना ये प्राप्त होती है कि तत्व का जो एक प्रतीक होता है, तत्व का एक प्रतीक 1 मोल परमाणुओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है? अर्थात 6.002 परमाणु प्रदर्शित करता है, ठीक है? लिख लो बेटा, पहला पॉइंट लिखो, इतना छाप लो या लिख लो, पहले लिख लो फिर छाप लेना, ठीक है? लिखो बेटा, मैं बोल रहा हूं, लिखो। तत्व का एक प्रतीक, तत्व का प्रतीक 1 मोल परमाणुओं को प्रदर्शित करता है। तत्व का प्रतीक 1 मोल परमाणुओं को प्रदर्शित करता है। अर्थात 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तत्व का प्रतीक परमाणु भार को भी प्रदर्शित करता है। तत्व का प्रतीक परमाणु के परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता दी, ठीक है? अच्छा, एक महत्व और रह गया। तत्व के प्रतीक की सहायता से हम उस तत्व के बड़े सिद्धांत को छोटे में लिख सकते हैं, ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, तत्व का प्रतीक तत्व के बड़े नाम को संक्षिप्त में लिखने में मदद करता है, ठीक है? तो ये हो गए सारे के सारे इसके महत्व। तो बेटा वीडियो बहुत विस्तार से पढ़ाया है और बहुत ही काम का है, यहीं से मूल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो बेटा मूल कॉन्सेप्ट का कोई सवाल नहीं होगा तुमसे, ठीक है? वीडियो अच्छी कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।